फुटेज को देखकर जैसे ही लैपटॉप बंद करने वाला होता उसे अपने ब्लूटूथ पर बड़ी तेज और भयानक आवाज सुनाई देती है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम उसे नहीं बचा पाओगे, उसका मरना पहले से ही तय है। वो आवाज इतनी तीखी थी कि उसके गोद में रखा लैपटॉप नीचे गिर जाता है। वो अपने कान में लगा ब्लूटूथ निकाल कर फेंकते हुए दोनों कान को पकड़कर घुटने के बल बैठा था। उसके कान में ये आवाज उसके सर पर शाम हो चुकी थी। युवराज और सुहानी उस बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे जहां वो दोनों कुछ देर पहले गए थे। बाहर आते हुए युवराज के चेहरे पर हल्की स्माइल थी और सुहानी के चेहरे पर गुस्सा। सुहानी को ऐसे देखकर युवराज खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। वो दोनों अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। युवराज से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो सुहानी की तरफ देखकर कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे होते हुए तुम्हें ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। सुहानी युवराज को गुस्से से घूरते हुए कहती है, आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। युवराज अपनी स्माइल छुपाते हुए कहता, बिल्कुल नहीं, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है? सुहानी अपनी आंखें छोटी करके युवराज से कहती, आप बेशक मुझे चिढ़ा रहे हो, मुझे अब समझ में आ रहा है आपने ये सब जानबूझकर किया है। युवराज अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहता है, मैंने क्या जानबूझकर किया है? सुहानी अपनी उंगली युवराज की तरफ पॉइंट करके गुस्से में उसके पास आते हुए कहती, आपने जानबूझकर प्रेजेंटेशन से पहले मुझे विक्रम के बारे में बताया जिससे मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाए और मैं अपना 100% ना दे पाऊं। ये सब आपकी ही साजिश है। सुहानी के आगे आने की वजह से युवराज पीछे होते हुए कार के दरवाजे से चिपक गया था और सुहानी गुस्से में उसके पास आ गई थी। युवराज हल्की स्माइल के साथ कहता, वेल, मैं तुम्हें कुछ भी बताने के मूड में नहीं था। तुम ही उसके बारे में इतना डेस्परेटली जानना चाहती थी, इसके लिए तुम्हें मुझे किस भी किया। और ये कहते युवराज खामोश हो जाता है। सुहानी उसी गुस्से के साथ कहती, और क्या? युवराज आगे कहता, और इस वक्त जिस तरह से तुम मेरे करीब हो ऐसा लगता है कि एक किस तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। मैं यहाँ तुम्हारे साथ सेफ तो हूँ ना? मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। युवराज की बातें सुनकर सुहानी को एहसास होता है कि वो गुस्से में युवराज के बेहद नजदीक आ गई थी। वो फौरन पीछे होकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। सुहानी अब काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसकी नजर बार बार कार ड्राइव कर रहे ड्राइवर पर जा रही थी। जाहिर सी बात थी, उसने भी सुहानी की हरकत देखी ही होगी। युवराज सुहानी के पास आकर उसके कान में धीरे से, और अगर तुम्हें मेरी एज से इतनी ही दिक्कत थी तो मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों की? सुहानी अब अपना मुंह बनाकर कहती है, वो कहते हैं ना, प्यार में इंसान अंधा हो जाता। बस मैं भी अंधी हो गई, लेकिन अब लगता है कि मैंने जल्दबाजी कर दी। आज 3rd रो वाले शिवम मेहता को देखा आपने? कितना यंग और डैशिंग लग रहा था। सुहानी के मुंह से किसी और की तारीफ सुनकर युवराज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो आगे कहता है, मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। अगर मैं 60 साल का भी हो जाऊं तो तुम्हारे उस शिवम मेहता से कहीं ज्यादा ही यंग रहूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम बहुत जल्द बूढ़ी हो जाओगी और मैं भी किसी 3rd रो वाली को अपने लिए देख लूंगा। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी भी चिढ़कर कहते, पहले से ही मुझे आप पर शक था। आपके लक्षण ना शुरू से ही ठीक नहीं लग रहे थे। इसी तरह युवराज और सुहानी लगातार एक दूसरे से बहस करते जा रहे थे। उन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी उनकी कार रुक जाती है। अचानक से कार के रुक जाने से उन दोनों की फाइट का फ्लो बिगड़ जाता है। युवराज और सुहानी इरिटेट होकर एक साथ ड्राइवर से कहते हैं, तुमने कार क्यों रोक दी? ड्राइवर घबराते हुए कहता, सर मैडम घर आ गया। ड्राइवर का जवाब सुनकर युवराज और सुहानी हैरानी के साथ कार से बाहर की तरफ देखते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ था कि वो पिछले 1 घंटे से एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। युवराज सुहानी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, द आर्ग्यूमेंट इज नॉट डन येट। सुहानी भी युवराज की उंगली में अपनी उंगली फंसा कर कहती, ऑफ कोर्स अभी मेरे भी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं। युवराज सुहानी को घूरते हुए कहता, आई विल सी यू लेटर। सुहानी भी उसी अंदाज में कहते, ओके फाइन। ये कहकर युवराज और सुहानी एक झटके से अपने अपने साइड के दरवाजे की तरफ मुड़ते हैं और कार से बाहर निकलकर घर के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते हुए सुहानी का फोन बज उठता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर ही रुक जाती है। युवराज और सुहानी के कार से बाहर आते ही ड्राइवर अपने कान को कसकर बंद कर लेता है। पिछले 1 घंटे से उन दोनों की लड़ाई सुनकर उसके कान और सर में दर्द होने लगा था, लेकिन इससे भी ज्यादा उसे हैरानी हो रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो युवराज दीवान किसी से ठीक से बात भी नहीं करता, वो अपनी वाइफ के साथ बच्चों की तरह झगड़ा कर रहा था। युवराज गुस्से में तेजी से अपने घर के अंदर आ जाता। इधर निशा उछलते कूदते हुए घर से बाहर निकल रही थी। तभी दरवाजे के पास वो फुल स्पीड में आ रहे
युवराज से टकराकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। निशा को कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। निशा पीठ के बल जमीन पर पड़ी थी। वो उठकर बैठ जाती है और अपनी कमर को सहलाते हुए दर्द से गुस्से से भरी आवाज में करती है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? ये कहकर निशा ऊपर देखती है। ऊपर देखती ही उसकी आंखें डर और हैरानी से लगभग बाहर ही आ जाती हैं। सामने युवराज खड़ा था। युवराज गुस्से से निशा को ही देख रहा था। हालांकि वो गुस्सा निशा के लिए नहीं बल्कि सुहानी के लिए था। युवराज को इतने गुस्से में देखकर निशा को अपना कारनामा याद आ जाता है। उसे अभी तक ये लग रहा था कि उन तीनों की वजह से शायद अब पद्मिनी की मौत हो चुकी है और इसीलिए युवराज उससे इतना गुस्सा है। निशा फौरन उठकर खड़ी हो जाती है और अपने डर को छुपाते हुए नकली हंसी के साथ युवराज से कहती, युवराज सर आप यहाँ? मुझे लगा यहाँ कोई और होगा। युवराज कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो अभी भी गुस्से से निशा को ही देख रहा था। युवराज की खामोशी से निशा और भी ज्यादा डर जाती है और वो फौरन मुड़कर भागने की पोजीशन में आ जाती है। जैसे ही निशा अपना पहला कदम उठाती, युवराज अपने सख्त आवाज में कहता, रुको। युवराज की आवाज सुनकर निशा की सांसें रुक जाती है। उस वक्त उसके दोनों हाथ और एक पैर हवा में थी। निशा बिल्कुल उसी पोजीशन में फ्रीज हो जाती है। इतने में विवेक भी वहां आ जाता है और वो इस वक्त काफी परेशान लग रहा था, लेकिन युवराज को अपने सामने देखकर वो भी डर जाता है। विवेक निशा के पास आकर धीरे से उससे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? ठीक से खड़ी हो जाओ। विवेक की आवाज सुनकर निशा को होश आता है और वो अपना दूसरा पैर भी जमीन पर रखकर युवराज की तरफ मुड़ती है। निशा युवराज को देखकर डरती हुई धीमी आवाज में विवेक से कहती, अगर युवराज सर ने अपनी लाल आंखों से मुझे मारने की कोशिश की तो क्या तुम मुझे बचा लोगे? विवेक भी घबराते हुए कहता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो युवराज सर हैं, अगर वो तुम्हें मारना चाहेंगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। विवेक के ऐसा कहने पर निशा और भी ज्यादा डर जाती। वो फौरन घुटने के बल जमीन पर बैठ जाती और अपना कान पकड़कर लगभग रोते हुए युवराज से कहती, युवराज सर आई एम सो सॉरी, आई नो आपने मुझे उस रूम में जाने से मना किया था, लेकिन मुझे वहां से हमेशा अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। हमें माफ कर दीजिए, अब से हम हमेशा आपकी बात मानेंगे। ये कहते हुए निशा की आंखें बंद थी। डर की वजह से वो युवराज को देख ही नहीं पा रही थी। युवराज निशा को इरिटेशन के साथ देखता है और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। निशा अपनी लाइंस पूरी करके धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने विवेक खड़ा था। निशा अपना मुंह बनाकर कहती, युवराज सर कहाँ चले गए? चले गए, विवेक जवाब देता है। निशा हैरानी से अपने आसपास देखते हुए कहती, चले गए? उन्होंने हमें इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया? विवेक कुछ सोचते हुए कहता, लगता है युवराज सर हमसे कुछ ज्यादा गुस्सा है। विवेक के ऐसा कहते ही सुहानी वहां आ जाती है। सुहानी निशा को देखकर कहती है, तू इस तरह से घुटने पर क्यों बैठी है? सुहानी को देखकर निशा फौरन उठ जाती है और सुहानी के पास जाकर उससे कहती है, तू अभी तक जिंदा है? युवराज सर ने तेरे साथ कुछ नहीं किया? सुहानी कंफ्यूज होकर कहती, युवराज सर मेरे साथ कुछ क्यों करेंगे? निशा सुहानी को शक भरी नजरों से देखते हुए कहती है, तू सुहानी नहीं हो सकती। युवराज सर ने तुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया? तूने पद्मिनी को मारा है। ये कहकर निशा सुहानी का हाथ पकड़कर उसे जोर से चिमटी काट देती है। सुहानी चीखते हुए निशा से अपना हाथ छुड़ाकर कहती, निशा ये तू क्या कर रही है? निशा अपनी गलती का एहसास करते हुए कहती, ओह सॉरी, मैं बस चेक कर रही थी कि तू जिंदा है या नहीं। अगर तू आत्मा होती तो तुझे दर्द नहीं होता ना। निशा की हरकत से इरिटेट होकर सुहानी विवेक को देखते हुए कहती है, ये पागल हो गई है क्या? विवेक ना उम्मीदी के साथ अपना सर हिलाते हुए कहता है, पागल तो ये पहले से ही थी, लगता है अब इसके दौरे बढ़ते जा रहे हैं। निशा हैरानी से कहती है, हमसे इतनी बड़ी गलती हुई है, फिर युवराज सर ने हमें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? पद्मिनी हमारी आखिरी उम्मीद थी और हमने। सुहानी निशा की बात बीच में ही काटते हुए कहती, हमसे कोई गलती नहीं हुई है, इनफैक्ट जो हुआ है वो बहुत अच्छा ही हुआ है। ये कहते हुए सुहानी निशा और विवेक को सारी बातें बता देती है। सुहानी की सारी बातें सुनकर निशा कहती, इसका मतलब मैं बेकार ही युवराज सर से माफी मांग रही थी, बल्कि उन्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। निशा की बात पूरी होते ही विवेक फिर से सीरियस हो जाता और निशा पर गुस्सा करते हुए कहता, ओह गॉड, तुम्हारे इस ड्रामे के चक्कर में मैं तो भूल ही गया कि मैं तुम दोनों को क्या बताने आया था। विवेक को सीरियस देखकर निशा और सुहानी भी सीरियस हो जाती हैं। विवेक सवालिया नजरों से सुहानी को देखकर कहता है, क्या तुम्हें युवराज सर ने नहीं बताया? सुहानी कंफ्यूज होकर कहती, क्या? विवेक कहता, राघव इज डेड, किसी ने उसका मर्डर कर दिया। ये सुनकर सुहानी और निशा
एक साथ बौखलाहट के साथ कहती हैं, उसे किसने मारा? विवेक कहता है, इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन मुझे लगता है कि राघव को उसी आदमी ने मारा होगा जो कुछ साल पहले सुहानी को ढूंढ रहा था। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती, लेकिन उसने राघव को क्यों मारा होगा? निशा जवाब देते हुए कहती, हो सकता है कि उसे तुम तक पहुंचने के लिए अब राघव की जरूरत ही नहीं होगी। विवेक कुछ कह नहीं रहा था, वो किसी सोच में डूबा हुआ था। ये देखकर निशा उससे कहती, क्या हुआ, अब तुम क्या सोच रहे हो? विवेक उन दोनों को देखकर कहता, तुम लोगों को एक बात अजीब नहीं लगी? कौन सी बात? निशा आश्चर्य से कहती है। विवेक आगे कहता है, राघव के हिसाब से जो भी सुहानी तक पहुंचना चाहता था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो बार बार राघव के पास जाकर सुहानी को उस तक पहुंचने के लिए क्यों कहता था? अगर उसके पास पावर्स थे तो वो खुद सुहानी के घर जाकर उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गया? उसे राघव की जरूरत क्यों पड़ रही थी? निशा विवेक की बात पूरी करते हुए कहती है, और अगर तब उसे राघव की जरूरत थी तो अब क्यों नहीं है? इधर युवराज अपने रूम में लैपटॉप में कुछ देख रहा था। ये कल रात का फुटेज था जब राघव का मर्डर हुआ था। युवराज देखता है कि सीसीटीवी फुटेज में राघव तो साफ साफ किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके सामने का फुटेज ब्लर था। युवराज को ये देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। टेक्निकली ऐसा होना इम्पॉसिबल था। युवराज देखता है कि राघव घबराते हुए अपने सामने खड़े शख्स से बात कर रहा था। फिर अचानक से उसके गर्दन पर कट बन जाता है और राघव तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ देता है। युवराज अपने कान में लगे ब्लूटूथ की मदद से राघव की सारी बातें सुन पा रहा था, लेकिन उसे उस शख्स की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। राघव की बात सुनकर युवराज समझ गया था कि उसका शक बिल्कुल सही है। राघव को उसी ने मारा है जो कब से सुहानी की तलाश में था। पूरा फुटेज देखकर युवराज जैसे ही लैपटॉप बंद करने वाला होता है, उसे अपने ब्लूटूथ पर बड़ी तेज और भयानक आवाज सुनाई देती है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम उसे नहीं बचा पाओगे। उसका मरना पहले से ही तय है। ये आवाज इतनी तेज थी कि युवराज उसे सह नहीं पा रहा था। अगले ही पल वो अपनी जगह से उठ जाता है, जिससे उसकी गोद में रखा लैपटॉप नीचे गिर जाता है। युवराज फौरन अपने कान में लगा ब्लूटूथ निकालकर फेंकते हुए अपने दोनों कानों को पकड़कर घुटने के बल बैठ जाता है। युवराज को अब ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज उसके कान से होते हुए उसके सर पर चढ़ गई है। कुछ देर तक उसी तरह से रहने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स होता है। तभी उसे अपने हाथों में नमी का एहसास होता है। वो अपने दोनों हाथों को कान से हटाकर सामने लाता है। उसके दोनों हाथों में खून लगा हुआ था। युवराज वहां से उठकर मिरर के सामने जाता और मिरर में खुद को देखकर वो दंग रह जाता है। युवराज के दोनों कान से काफी ज्यादा खून बह रहा था। युवराज बिना देरी किए वॉशरूम के अंदर आ जाता है। वो नहीं चाहता था कि सुहानी उसे इस हालत में देखकर परेशान हो। युवराज को अभी भी अपने कान और सर में काफी दर्द हो रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों कान पर फिर से हाथ रखता है। कुछ देर इसी तरह से रहने के बाद युवराज अपना हाथ हटा देता है। अब युवराज को काफी आराम महसूस हो रहा था। युवराज जब अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। ऐसा इस वजह से था क्योंकि अपने इस चोट को ठीक करने के लिए युवराज को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। अब उसे अंदाजा हो गया था कि जिससे उसका सामना होने वाला है वो एक बहुत खतरनाक चीज है। कुछ देर के बाद युवराज वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वो देखता कि सुहानी बेड पर बैठे हुए अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। युवराज के बाहर आने पर वो एक नजर युवराज को देखकर उससे अपनी नजरें फेर लेती है। सुहानी का ये रिएक्शन देखकर युवराज को याद आता है कि कुछ देर पहले ही उन दोनों का झगड़ा हुआ था। युवराज अभी अभी हुए उस इंसिडेंट की वजह से ये बात भूल ही गया था। सुहानी का खराब मूड देखकर युवराज उससे बात नहीं करता। सुहानी अपना फोन देखते हुए नाराजगी के साथ कहती है, आपको मुझ पर इतना गुस्सा आ रहा था कि आपने लैपटॉप नीचे पटक दिया। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज अपने लैपटॉप की तरफ देखता है जो एक टेबल पर सही सलामत रखा हुआ था। सुहानी ने उसे जमीन से उठाकर ठीक से उस टेबल पर रख दिया था। युवराज सुहानी की बात का कोई जवाब नहीं देता और वो लैपटॉप को लेकर अपना काम करने लगता है। सुहानी तिरछी नजरों से युवराज को देखकर अपना मुंह बनाते हुए कहती, खड़ूस, खुद ही झगड़ा शुरू किया और अब खुद ही मुंह फुलाकर बैठे हैं। सच में इनका कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर सुहानी अपना सर हिला देती है और उठकर वॉशरूम में चली जाती है। सुहानी के वहां से जाने के बाद युवराज फिर से उस लैपटॉप पर वो वीडियो फुटेज प्ले कर देता है। इस बार उसने स्पीकर ऑन किया था और लैपटॉप का आवाज बहुत कम कर दिया था। युवराज फिर से वो पूरा वीडियो देखता है, लेकिन
इस बार उसे वीडियो के लास्ट में वो आवाज सुनाई नहीं देती। युवराज बार बार वीडियो के उस पोर्शन को प्ले करता है, लेकिन वो आवाज अब उस वीडियो में नहीं थी। ये देखकर युवराज गुस्से से लैपटॉप को बंद कर देता है और कुछ सोचने लगता है। सोचते हुए युवराज काफी रेस्टलेस लग रहा था और उसकी आंखें लगातार बेचैनी से इधर उधर हो रही थी। कुछ देर इसी तरह से बेचैन रहने के बाद युवराज का चेहरा अचानक से शांत हो जाता है। वो सीरियस होकर कहता है, अगर वो आवाज सच में इस वीडियो में होती तो अब भी मुझे सुनाई देती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब मैंने वो आवाज इस वीडियो की वजह से नहीं सुनी थी। अपनी आंखों में बेचैनी लिए युवराज आगे कहता, तो क्या जब मैं वो वीडियो देख रहा था तब वो आदमी यही था? ये कहते युवराज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये सब सोचकर युवराज परेशान हो जाता है और फौरन समायरा को वो कॉल करता है। सारी बात सुनकर समायरा युवराज से कहती है, तुम्हारे घर के चारों तरफ मैंने अपनी पूरी शक्ति से वो कवच बनाया था, मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली कवच नहीं बना सकती। ये सुनकर युवराज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, इसका मतलब अब यहाँ कोई भी सेफ नहीं है और वो आदमी फिर से यहाँ आकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। समायरा युवराज को समझाते हुए कहती, युवराज मेरी बात ध्यान से सुनो, अब बात पहले जैसी नहीं है। मैं मृदुला, सिद्धार्थ या अपनी माँ को अपनी शक्तियों से रोक सकती थी, लेकिन अब जिनसे हमारा सामना होने लगा है वो सदियों से जिंदा है। जितनी हमारी उम्र है उससे कई गुना ज्यादा सालों तक उन्होंने साधनाएं की हैं और सिद्धियां प्राप्त की हैं। युवराज सख्त आवाज में कहता, तुम कहना क्या चाहती हो? समायरा जवाब देती, अगर ये इतना ही ताकतवर है कि उसने मेरे बनाए कवच को तोड़कर उसने तुम्हें इतना नुकसान पहुंचा दिया, तो मुझे डर है कि मैं उसे नहीं रोक पाऊंगी। समायरा का जवाब सुनकर युवराज आगे कुछ नहीं कहता। समायरा एक गहरी सांस लेकर कहती, खैर मैं कल तुम्हारे घर आकर देखती हूँ कि क्या किया जा सकता है, और हाँ, जो फुटेज तुमने अभी देखा है उसे मुझे सेंड कर दो, मैं भी वो देखना चाहती हूँ। युवराज सिर हम में जवाब देता है और फिर फोन कट कर देता है। अब वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड और परेशान हो गया था। वो परेशान होकर खुद से कहता, अगर वो फिर से यहाँ आ गया तो मैं सुहानी, निशा और विवेक को उससे प्रोटेक्ट कैसे करूंगा? मैं तो जानता भी नहीं कि वो चीज क्या है। युवराज ने इतना ही कहा था, तभी उसका परेशान चेहरा बिल्कुल शांत हो जाता है। कुछ पल वहीं रुककर वो बौखलाहट के साथ इधर उधर देखने लगता है। युवराज के आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन उसे बहुत स्ट्रांगली वहां किसी और के होने का एहसास हो रहा था। उसकी नजर बालकनी से बाहर की तरफ जाती है और वो बिना कुछ सोचे बालकनी की तरफ बढ़कर नीचे छलांग लगा देता है। युवराज को ऐसा करते देख वहां खड़े गार्ड्स हैरान रह जाते हैं। युवराज किसी सुपर हीरो की तरह जमीन पर लैंड करता है। ये देखकर उसके गार्ड्स भागते हुए युवराज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन युवराज अपने हाथ से इशारा करके उन्हें अपने करीब आने से रोक देता है। युवराज बिल्कुल शांत होकर अपनी आंखें बंद कर लेता और थोड़ी हैरानी के साथ कहता है, पद्मिनी। कुछ ही पलों में वो अपनी आंखें खोलकर कहता है, क्या पद्मिनी यहाँ आई थी? इधर युवराज के गार्ड्स समझ नहीं पा रहे थे कि युवराज को आखिर हुआ क्या है, और उससे भी ज्यादा उन्हें हैरानी थी कि इतनी ऊंचाई से नीचे कूदने के बाद युवराज ने इतनी आसानी से इतनी परफेक्ट लैंडिंग कैसे कर ली। युवराज उनसे बिना कुछ कहे वापस से घर के अंदर चला जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पद्मिनी उसे कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही है। युवराज यही सब सोचते हुए अपने रूम में आ जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि सुहानी अब तक सो गई थी। वो बिना आवाज के रूम के अंदर आ जाता है और बेड पर बैठकर सुहानी को देखने लगता है। वो आज रात बिल्कुल भी सोना नहीं चाहता था। उसे डर था कि अगर वो सो गया तो वो कहीं आदमी वो आकर सुहानी को अपने साथ लेकर चला ना जाए। युवराज अब किसी भी हालत में सुहानी को खुद से दूर होने नहीं दे सकता था। कुछ देर तक इसी तरह से सुहानी को जी भर कर देखने के बाद युवराज उसके पास लेट जाता है, उसे अपनी बाहों में भर लेता, जिससे कोई भी सुहानी को उससे दूर लेकर ना जा सके। रात के 2 बज रहे थे। वो आदमी दीवान विला की बाउंड्री वॉल के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा और मुस्कुराहट दोनों साथ साथ देखे जा सकते थे। वो आदमी खुद से कहता है, अब मेरा इंतजार खत्म हुआ, आज मैं उसे अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। इससे पहले कि उस साये को सीवी की अहमियत का पता चलेगा, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। ये कहते हुए उस आदमी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो दीवार की तरफ अपना कदम बढ़ा देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे दीवार के सामने होने से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो और वो चलते हुए दीवार को पार कर जाएगा।
कुछ देर पहले वो बिल्कुल इसी तरह से दीवार मिला के अंदर गया था और उसने युवराज को नुकसान पहुंचा दिया था। जैसे ही वो आदमी दीवार मिला के बाउंड्री वॉल को छूता है, उसे एक जोर का झटका लगता है और वो कई फीट दूर जाकर गिर जाता है। वो आदमी बदहवास होकर जमीन पर पड़ा था। कुछ देर के बाद उसे होश आता है और वो बड़ी हिम्मत करके उठकर खड़ा हो जाता है। अब उसका पूरा शरीर अजीब तरह से कांप रहा था। वो डर और गुस्से के साथ उस दीवार को देखते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले ही मैं इतनी आसानी से अंदर चला गया था, लेकिन इतने से वक्त में किसने इसके चारों तरफ इतना शक्तिशाली कवच बना दिया है कि इसने मुझे ही घायल कर दिया। अगली सुबह जब युवराज की नींद खुलती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सुहानी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी रात जागना चाहता था, लेकिन सुहानी को अपनी बाहों में लेते ही उसे गहरी नींद आ गई थी। युवराज फौरन अपनी बाहों में सोई सुहानी की तरफ देखता है। उसे अपने साथ सही सलामत देखकर युवराज थोड़ा रिलैक्स होता है। पिछली रात युवराज के लिए बहुत भारी थी। उसे सुहानी के लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था। युवराज यही सब सोच रहा था, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो देखता है कि उसके फोन पर समायरा का मैसेज आया था, अपने घर से बाहर आओ। वो मैसेज देखकर युवराज उस रूम से बाहर निकल जाता है। अपने घर के बाहर आकर युवराज देखता है कि वहाँ समायरा खड़ी थी और बिना किसी भाव के अपने आसपास कुछ अलग तरह से देख रही थी। युवराज के पास आते ही समायरा कहते, ये तुमने कैसे किया? युवराज को समायरा की बात समझ नहीं आती। वो कंफ्यूज होकर कहता, क्या? समायरा कहते, क्या तुम नहीं जानते कि इस वक्त तुम्हारे घर के चारों तरफ एक बहुत शक्तिशाली कवच है? ये इतना शक्तिशाली है कि वो आदमी तो क्या, शायद वो साया भी इसके अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन इतना मजबूत कवच यहाँ कौन बना सकता है? समायरा की बातें सुनकर युवराज को समझ में आ जाता है कि ये सब किसने किया है। वो समायरा को कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है। अब उन दोनों के मन में एक संतुष्टि थी कि पूरे शहर में कम से कम एक ऐसी जगह है जहाँ वो हर बुरी शक्ति से पूरी तरह से सुरक्षित है। दिन चढ़ गया था। युवराज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। सुहानी वॉशरूम में थी। युवराज मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल ठीक कर रहा था, तभी उसके हाथ रुक जाते हैं और उसके दिमाग में कोई बात क्लिक होती है। युवराज फौरन अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करता है। सामने से कॉल रिसीव होने पर युवराज बड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में कहता, पता करो ये शिवम मेहता कौन है? फोन पर युवराज का असिस्टेंट अमित कंफ्यूज होकर कहता, कौन शिवम मेहता सर? युवराज गुस्से में कहता, यू इडियट, यही तो तुम्हें पता लगाने के लिए कह रहा हूँ। युवराज के गुस्से से भरी आवाज सुनकर अमित डरते हुए कहता, सर मेरा मतलब शहर में तो कई शिवम मेहता होंगे, उनमें से मुझे किसके बारे में पता करना है? अमित का जवाब सुनकर युवराज को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो कुछ सोचने लगता है। तभी उसे सुहानी की बात याद आती है और वो थोड़ा रुक कर कहता है, वो कल कॉन्फ्रेंस में 3rd रो में बैठा था। युवराज का अजीब सा जवाब सुनकर अमित और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे आज युवराज का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। अमित थोड़ा डरते हुए कहता, सर आप उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? युवराज गुस्से में कहता है, क्या मैंने तुम्हें जॉब इसीलिए दिया है कि तुम मुझसे सवाल करो? मैंने जितना कहा है उतना करो, फास्ट। ये कहकर युवराज फोन कट कर देता है। कुछ ही मिनटों में उसके फोन पर अमित का कॉल आता है। युवराज डेस्परेटली उसके कॉल का वेट कर रहा था। युवराज फौरन फोन उठाकर कहता है, बोलो। अमित कंफ्यूजन के साथ कहता है, सर कल के कॉन्फ्रेंस में शिवम मेहता नाम का कोई भी इंसान नहीं आया था। ये सुनकर युवराज चौंक जाता है और अमित को वार्निंग देते हुए कहता, ठीक से पता करो वरना तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अमित अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए, सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वहाँ शिवम मेहता क्या कोई भी मेहता नहीं था। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। अमित की बात सुनकर युवराज फोन कट कर देता। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी सुहानी वॉशरूम से बाहर आती है और उसकी नजर युवराज के मुस्कुराते हुए चेहरे पर जाती है। वो युवराज के इस मुस्कुराहट की वजह जानना तो चाहती थी, लेकिन उसे अभी अपना झगड़ा कंटिन्यू रखना था। इसीलिए वो युवराज से बिना कुछ कहे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर रेडी होने लगती है। युवराज मिरर में सुहानी को देखते हुए कहता, वैसे तुम्हारा शिवम मेहता कैसा है? सुहानी अपने बालों को कॉम्ब करते हुए कहती, कौन शिवम मेहता? युवराज को अब पूरा यकीन हो चला था कि सुहानी ने उसे चिढ़ाने के लिए बस ऐसे ही एक नाम ले लिया था। युवराज अपनी बात पर जोर देते हुए कहता, वही 3rd रो वाला यंग ड्रेसिंग लड़का। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी के हाथ रुक जाते हैं और उसे अपना कहा हुआ झूठ याद आता है। सुहानी अपनी बात को संभालते हुए कहती, ओ शिवम, हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है। युवराज कहता, वो मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑनर रमन मेहता का बेटा है ना?
सुहानी को समझ नहीं आता कि वो युवराज के सवाल का क्या जवाब दे। वो खुद किसी शिवम को नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी अपने झूठ को संभालने की कोशिश करते हुए कहती, हाँ हाँ वही वही। युवराज मिरर में सुहानी के कंफ्यूज चेहरे को साफ देख पा रहा था। युवराज बेफिक्र होकर कहता, ओके देन तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैंने आज तुम्हारी उसके साथ एक डेट अरेंज की है। ये सुनकर तो सुहानी के होश उड़ जाते हैं और वो हैरानी से युवराज की तरफ मुड़कर कहती, क्या युवराज सर आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप अपनी वाइफ को किसी और के साथ डेट पर भेजना चाहते हैं? युवराज कहता है, अब जब मेरी वाइफ को मुझसे ज्यादा वो पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि शिवम मेहता हैंडसम तो है लेकिन यंग नहीं है। उसके 3 डिवोर्स और 4 अफेयर रख चुके हैं, लेकिन जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया तो उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे लिए उन सबको भूल जाएगा। सी हाउ लकी यू आर। सुहानी गुस्से में युवराज के पास आकर उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती, युवराज सर अब ज्यादा हो रहा है, हाँ आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। युवराज कहता, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें ही वो शिवम मेहता पसंद आया था। सुहानी चिढ़कर कहती, मुझे कोई शिवम मेहता नहीं पसंद है, मैं तो जानती भी नहीं कि वो कौन है। मैंने बस आपको परेशान करने के लिए रेंडमली एक नाम ले लिया था। मुझे नहीं पता था कि सच में ऐसा कोई आदमी हो भी सकता है। सुहानी के मुंह से ये सच सुनकर युवराज के चेहरे पर एक गजब की स्माइल आ जाती। वो फौरन सुहानी की कमर पकड़कर उसे अपने बिल्कुल नजदीक लाकर धीरे से कहता है, दोबारा मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कुछ मत करना, वरना अगर मैं तुम्हें परेशान करने पर आ गया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। युवराज के इस सडन मूव से हैरान रह जाती है सुहानी, लेकिन तभी उनके कमरे का दरवाजा खुलता है और निशा अंदर आकर चीखते हुए कहती, सुहानी तुझे पता है आज रात क्या हुआ? अपनी बात पूरी करते ही निशा सामने देखकर हैरानी से वहीं जम जाती है और खुद को कोसते हुए अपने मन में कहती है, हे भगवान आप मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? आज तो युवराज सर मुझे मार ही डालेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें कहानियां सुनना पसंद है, और कमेंट करें फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।